मेरे पसीने छूटे जा रहे थे सिर्फ यही सोच सोच कर कि मेरी जेठानी बिना मेरे जेठ के प्रेग्नेंट कैसे हो गई। एक दिन मैंने उनको छुपकर रात में देखा तो मैं सन्न रह गई क्योंकि मैंने जो देखा वो मेरे समझ से बाहर था। मेरी जेठानी अपने कमरे में किसी से बात कर रही थी, उसके बाद तो उन्होंने हद ही पार कर दी। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, घर में मेरी शादी की चर्चा शुरू हो चुकी थी। मेरे पापा किसी रिश्तेदार से बात कर रहे थे कि हमारी बेटी शोभा के लिए कोई अच्छे लड़के की तलाश कर रहे हैं। मेरी शादी की बातें मेरे दिल को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लोग मेरे रिश्ते की बात न करें तो शायद मुझे सुकून मिल जाए, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी। मैं जब 12वीं कक्षा में थी तब ही रंजन को दिल दे बैठी थी। रंजन भी मुझसे बेहद प्यार करता है। कॉलेज भी पूरा हो चुका है, लेकिन आज भी हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। रंजन पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल है और अच्छे घर का है, लेकिन फिर भी मैं अपने घर पर रंजन के बारे में बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे पापा का स्वभाव बहुत गुस्से वाला था और वो इस प्यार व्यार के तो बिल्कुल खिलाफ थे। मैं आखिर किससे बात करती क्योंकि घर में माँ पापा और बड़े भाई के सिवा कोई नहीं था। मेरे बड़े भाई के भी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसे ये मंजूर नहीं था कि उनके घर की लड़कियां लव मैरिज करे। घर में रिश्ते की बात सुनकर मैंने राहुल को बताना जरूरी समझा। दूसरे दिन मैंने रंजन से मिलने का प्लान बनाया। रंजन से मिलने के बाद मैंने रंजन को सब कुछ बताया कि घर में मेरे रिश्ते की बात चल चुकी है। ये सुनकर राहुल तिलमिला उठा और घबरा सा गया, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं किसी और की हो जाऊं ये उसे कतई मंजूर नहीं था। राहुल ने मुझे भाग कर शादी करने को कहा, लेकिन ये बात मैं उसकी नहीं मान पाई क्योंकि भले ही मैं राहुल से शादी करना चाहती थी, लेकिन अपने माँ पापा से भी बहुत प्यार करती थी। मैं भागकर उनकी इज्जत पर दाग नहीं लगाना चाहती थी। खैर, जैसे तैसे मैं राहुल से बात करके घर पर आई। आते ही माँ ने कहा कि देखो बेटी शिवानी, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लड़का सरकारी नौकरी करता है और वह भी आएगा खुद तुम्हें देखने, इसलिए तुम अपने अच्छे साज श्रृंगार की तैयारी आज से ही शुरू कर दो। सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि मैं रंजन के सिवा किसी और के बारे में सोचूं ये मुझे जरा भी मंजूर नहीं था। मैंने तुरंत रंजन को फोन लगाया और सब बताया। रंजन ने कहा कि तुम कैसे भी करके कल जो देखने आ रहे हैं उनसे ये कहलवा देना कि तुम उन्हें पसंद नहीं हो, उसके बाद मैं अपने आप देख लूंगा। मैंने कई तरीके सोचे कि ऐसा क्या करूं कि उन लोगों को मैं पसंद ना आऊं। खैर, दूसरे दिन उनका आना हुआ और चाय नाश्ता करने के बाद सब लोगों ने लकड़े और मुझे अकेले में कुछ बातें करने को कहा। हम लोग छत पर चले गए। कुछ देर पढ़ाई लिखाई की बातें करने के बाद मैंने हिम्मत करके उससे कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनकर उन्होंने आश्चर्य से मेरी ओर देखा और कहा कि तो आप किसी और से प्यार करती है तो हम लोगों को यहाँ क्यों बुलवाया? क्या आपने अपने घर वालों को इसके बारे में बताया नहीं? मैंने कहा मेरे पापा को ये सब मंजूर नहीं है, इसलिए मैं उन्हें कुछ भी न बता सकी। लेकिन अगर आप मना कर दे तो शायद मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। वह लड़का अच्छे विचार वाला था, इसीलिए मेरी बात को समझ गया। उसने नीचे जाकर कहा कि मुझे लड़की पसंद नहीं है क्योंकि इसके और मेरे विचार रहन सहन का तरीका बहुत अलग है। ये सुनकर सब लोगों को बहुत धक्का सा लगा। फिर वो लोग चले गए, पर मेरे पापा बहुत गुस्से में आ चुके थे। खैर, कुछ दिन यूं ही निकले। तभी एक दिन हमारे घर पर हमारे गांव के अंकल आए जो रिश्ते करवाने का काम करते हैं। उन्हें देखते मेरा दिल घबराने लगा कि कहीं ये कोई रिश्ता लेकर तो नहीं आए हैं। आखिर वही हुआ, वो मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। पापा से बातें की और कहा कि अच्छा लड़का है, पढ़ाई में अच्छा है,
जॉब लग जाएगा और परिवार भी अच्छा है। कल हम लोग उन्हें देखने चलेंगे। पापा भी सहमत हो गए। दूसरे दिन सब लोग लड़का देखने निकल गए। तभी राहुल का कॉल आया मेरे पास। वो बड़ा खुश लग रहा था। कहने लगा कि देखा मेरा कमाल। मैं कुछ समझी नहीं, फिर उसने कहा कि तुम्हारे जहां लड़का देखने जा रहे हैं वो लड़का और कोई नहीं, मैं ही हूँ। मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर राहुल ने कहा कि तुम्हारे गांव के जो अंकल हैं वो मेरे मामाजी के दोस्त हैं। तभी मैंने अपने मामाजी से बात की और उन्होंने उन अंकल से बात की और वो तुम्हारे घर आ गए। राहुल कहने लगा कि बस अब उन लोगों को हमारा घर परिवार सब पसंद आ जाए, और इतना बोलकर कॉल कट कर दिया। अब क्या था, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन साथ ही एक डर भी था कि कहीं पापा को रंजन या उसका परिवार पसंद नहीं आया तो। लेकिन जैसे तैसे पूरा दिन निकला। शाम को सब लोगों ने आकर कहा कि लड़का बहुत अच्छा है। 2 दिन बाद वो लोग हमारी शोभा को देखने आ रहे हैं। अब मेरी जान में जान आ चुकी थी कि अब सब सही हो जाएगा। इसी तरह वो लोग भी आ गए मुझे देखने, और उन लोगों को भी मैं बहुत पसंद आई। आखिर आती भी क्यों न उनके बेटे की पसंद जो थी। रिश्ता तय हुआ, सगाई भी हो गई। अब शादी की तारीख भी निकल चुकी थी। घर वालों के लिए तो दिन कम थे, लेकिन मेरे और रंजन के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि हम दोनों को जल्दी से अब एक होना था। खैर, जैसे जैसे दिन निकल गए और आखिर हमारी शादी का दिन आ चुका था। आज हमारी शादी के दिन ही हमें एक और खुशखबरी मिल गई थी कि रंजन की सरकारी नौकरी लग गई है। सब लोग बहुत खुश थे। बहुत धूमधाम से हमारी शादी संपन्न हुई। विदाई का समय आया। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि जितनी खुशी रंजन के साथ शादी होने की थी, उतना ही दुख माँ पापा से दूर जाने का था। लेकिन जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और चल पड़ी अपनी नई दुनिया बसाने अपने प्यार राहुल के साथ। ससुराल पहुंची तो सब लोग बहुत खुश थे। खूब प्यार दे रहे थे मुझे। सभी रस्मों को पूरा किया गया और रिश्तेदार से आई लड़कियों के साथ हंसी ठिठोली में लग गई। रात का समय हुआ, मुझे मेरे कमरे में बैठाया गया। आज वो दिन आ ही गया जिसका मुझे वर्षों से इंतजार था। राहुल कमरे में आया और मेरे पास आकर मुझे प्यार भरी निगाहों से देखने लगा। कुछ देर हम लोगों ने अपने पुराने दिन याद किए और फिर प्यार की बातें करते करते अपनी इस हसीन रात को एंजॉय करने लगे। सुबह उठकर मैं नहा धोकर सबके लिए चाय बनाई और सबको दी। फिर अपनी और राहुल की चाय अपने कमरे में ले आई और दोनों ने एक साथ चाय पी। फिर राहुल अपनी जॉब पर चला गया और मैं घर के कामों में लग गई। ऐसे ही दिन निकलते गए। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरी जेठानी और राहुल और मैं ही थे। मेरे जेठ जी विदेश में रहते थे। 1 साल पहले वो विदेश चले गए थे। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। एक बेटी की तरह ही मेरे साथ रहते थे। मेरी जेठानी भी मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती थी। मैं अपने ससुराल में हंसी खुशी रह रही थी। कुछ दिन बाद मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा अपनी जेठानी के बारे में। वो अपने कमरे में जाते ही हंसने ठिठोली करने की आवाज करने लगती और कुछ ऐसी चीजें अपने कमरे में रखती जो पति पत्नी के संबंध बनाते समय काम में ली जाती है। मुझे बहुत अजीब सा लगता, लेकिन फिर मैं सोचती कि जेठ जी के साथ बात करती होंगी, और रही बात प्राइवेट चीजों की तो वो तो वे पहले की होंगी जो अभी तक रखी हुई है। खैर, मेरा वहम मैंने वही खत्म कर दिया। लेकिन एक दिन जब मैं उठकर आई तो सब लोग खुश हो रहे थे और मेरी जेठानी को प्यार दे रहे थे। मुझे मेरी सास ने कहा कि शिवानी, तुम्हारी जेठानी प्रेग्नेंट है, क्या तुम उसे बधाई नहीं दोगी?
मेरे तो सब कुछ समझ से बाहर हो गया था कि जेठ जी तो विदेश में है, तो फिर जेठानी जी प्रेग्नेंट कैसे हो गई। लेकिन मेरे अलावा किसी के भी दिमाग में ये बात नहीं आ रही थी। मैंने जेठानी जी को बधाई दी और अपने काम में लग गई। लेकिन मेरा दिमाग तो सिर्फ वही अटका हुआ था कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। खैर दिन निकलते गए, सब लोग मेरी जेठानी की देखभाल कर रहे थे, उन्हें किसी भी तरह से कोई भी कमी महसूस नहीं होने दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग जानते हैं कि जेठ जी यहाँ नहीं है, इसके बावजूद भी ये प्रेग्नेंट हो गए, फिर भी इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं हो रही है। आखिर चल क्या रहा है इस घर में। मैंने राहुल से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने भी किसी बहाने से बात को टाल दिया। अब मैंने अपनी जेठानी पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन मैंने उनका पीछा किया और उनके रूम के बाहर की खिड़की से झांक कर सब देखना चाहा। तो मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने कमरे में अपने कपड़े लेकर अपने बाथरूम में चली गई। उनके हाथ में वो सब सामान था जो एक पति पत्नी संबंध बनाते समय इस्तेमाल करते हैं। ये सब देखकर मैं तो मानो पागल सी हुए जा रही थी, ये सोच सोच कर आखिर क्या चल रहा है ये। मैं रोजाना अपनी जेठानी पर नजर रखने लगी। जब भी वो बाहर जाती तो भी मैं उनका पीछा करती थी और घर पर भी उन पर नजर रखती थी। मैंने उनकी एक और बात भी पकड़ ली थी कि वो कभी भी सब लोगों के साथ खाना नहीं खाती थी। वो अपना खाना अपने कमरे में डालकर ले आती थी, और खाना भी इतना कि 2 लोग खाए। मेरी जेठानी अकेली इतना खाना कैसे खा सकती थी। दिखने में तो वो बिल्कुल दुबली पतली सी थी। अब तो मेरे सिर पर एक भूत सा सवार था कि कैसे भी करके मुझे ये पता लगाना है कि आखिर क्या बात है ऐसी। एक दिन मैंने अपनी जेठानी से यूं ही बातों बातों में पूछ लिया कि जेठ जी कब आएंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी 5 महीने बाद आएंगे। उनके जवाब में मुझे थोड़ी घबराहट सी लगी। मैंने फिर रात को अपनी जेठानी का पीछा करते हुए उनको देखने का प्रयास किया। फिर मैंने जो देखा उसके बाद तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। मैंने देखा कि मेरी जेठानी के अपने कमरे में अकेली नहीं थी, कोई और था, लेकिन कौन मैं देख नहीं पाई। फिर वो दोनों लोग अपने बेड पर चले गए, लेकिन वहां पर अंधेरा सा होने की वजह से मैं कुछ देख नहीं पाई। मैं अपने कमरे में आ गई। वो सब देखकर मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मैं यही सोचकर दुखी हो रही थी कि बेचारे जेठ जी वहां इन लोगों के लिए कमाई कर रहे हैं और यहाँ ये जेठानी जी उनको धोखा दे रही है। पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रही है। बस ये सब सोचते सोचते मुझे अपने सास ससुर पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो लोग सब कुछ जानते हुए भी इनका साथ क्यों दे रहे हैं। वो लोग तो ऐसे पेश आते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। मुझे अब पूरी सच्चाई सामने लेकर आनी ही थी। और मैंने बिना सोचे समझे पूरे घर वालों को आंगन में बुलाया और जेठानी जी के बारे में सवाल करने लगी। सब लोगों ने मुझे शांत होने को कहा, लेकिन मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई। तभी रंजन आ जाता है और सब लोगों को चुप करवा कर मुझसे कहता है कि तुम्हें सच जानना है ना तो सुनो। राहुल कहने लगा कि मेरा भाई कोई विदेश नहीं गया है, जबकि वो तो यहीं रहता है हमारे घर में। ये सुनकर मैं तो जैसे हक्की बक्की सी रह गई। फिर मेरे जेठ भी कमरे से बाहर आ गए थे। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि कुछ महीनों पहले मेरे बड़े बेटे की कुछ दोस्तों के साथ लड़ाई हो गई थी, जिसमें किसी और ने सामने वाले का खून कर दिया, लेकिन नाम मेरे बड़े बेटे का आ गया उसमें। इसलिए ये घर में ही छुप कर रहने लगा जब तक कि असली कातिल पकड़ा ना जाए। इसीलिए सब लोगों को हमने ऐसा बोल दिया कि ये विदेश चला गया है और अब तुम्हारी जेठानी इसी के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये खाना अपने पति के साथ खाती थी अपने कमरे में।
फिर मेरी सास कहने लगी कि हमने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि तुम अभी अभी शादी करके आई हो, अभी तक तुमने अच्छी तरह से ससुराल को समझा भी नहीं है, इसलिए ये सब बता देंगे तो तुम घबरा जाओगी। ये सब बातें सुनने के बाद अब मेरे पास बोलने को कुछ भी नहीं था। मैं पछतावा कर रही थी कि मैंने बिना जाने बिना सोचे समझे अपनी बहन जैसी जेठानी पर इतना गंदा शक किया। अब मेरे पास अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचा था, लेकिन गलती मेरी भी नहीं थी। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता जो मैंने किया। फिर भी मैंने सबसे माफी मांगी और सबने मुझे माफ कर दिया। दोस्तों, कभी भी हमें बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमेशा हमें ठंडे दिल दिमाग से सोचना। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, जरूरी नहीं जो सामने दिखे वो सही हो। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।